ये लेके आया हूँ वो वर्क परमिट सिस्टम कोड ऑफ प्रैक्टिस इंडियन स्टैंडर्ड 17893, जो कि रिसेंटली 2023 में ही रिलीज हुआ है। इससे पहले कोई भी इंडियन स्टैंडर्ड नहीं था जो हमें गाइड कर पाए वर्क परमिट सिस्टम पे। इवन इफ ग्लोबली भी कोई ऐसा स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं था जो डिटेल्ड में हमें वर्क परमिट सिस्टम के बारे में गाइड कर पाए। तो एक यूनिक और न्यू स्टैंडर्ड है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने रिलीज किया है। तो आइए देखते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि इस स्टैंडर्ड के बारे में IS 893 जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट ओवरव्यू मिले, ताकि आप इस स्टैंडर्ड को ना तो कभी भूलें और दोबारा आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्कोप। स्कोप जितने भी कोल्ड वर्क परमिट हैं, हॉट वर्क परमिट है, confined space vessel entry permit, excavation permit, electrical work permit, work at height permit and radiography, ये सारे परमिट इस स्टैंडर्ड में फॉल करेंगे। इसकी जो अप्लीकेबिलिटी है, इन जनरल वर्क परमिट प्रोसीजर इज अप्लीकेबल टू ऑल रेस्ट्रिक्टेड एरियाज इन द प्लांट और यूनिट। तो जितने भी वर्क हैं उसमें ये परमिट अप्लीकेबल होगा आपके प्लांट और यूनिट में, और may not be applicable ऐसे जगह जहां पे वर्क परमिट की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो रूटीन वर्क होते हैं जिसमें आपको परमिट लेने की जरूरत नहीं होती है, और आपको परमिट नहीं लेनी है। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कौन कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें आपको परमिट लेने की जरूरत नहीं है, वो है रूटीन वेल्डिंग, कटिंग एंड सिमिलर मेंटेनेंस एंड फैब्रिकेशन वर्क। अगर इस तरह का वर्क किसी अलॉटेड या डिमार्केटेड या अप्रूव्ड प्लेस में होता है, जो कि अप्रूव्ड किया गया है फैसिलिटी इंचार्ज के द्वारा, जैसे कि हॉट वर्क एरिया में, डेजिग्नेटेड हॉट वर्क एरिया में अगर आप ये काम कर रहे हैं वेल्डिंग एंड कटिंग का, तो आपको वर्क परमिट की जरूरत नहीं है। रूटीन सैंपलिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेबोरेटरी एनालिसिस, इसके लिए भी आपको वर्क परमिट की जरूरत नहीं है। कुकिंग, प्रिपेयरिंग टी, फूड, जब कैंटीन में हम करते हैं कुकिंग, फूड प्रिपरेशन करते हैं, तो उस समय भी आपको वर्क परमिट की जरूरत नहीं है। टॉर्चेस, फर्नेसेस, sparking equipment etc located in designated location of laboratory, तो आपको वर्क परमिट लेने की जरूरत नहीं है। कलेक्शन ऑफ गार्बेज फ्रॉम स्पेसिफाइड सेफ लोकेशन, all cold jobs in office building including control room buildings except jobs requiring electrical isolation, जिसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन की जरूरत है उसमें आपको परमिट की जरूरत होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन की जरूरत नहीं है तो आपको परमिट की जरूरत नहीं है। वर्क एट हाइट एंड एक्सकेवेशन, तो जितने भी हाई रिस्क एक्टिविटी है, आप देखें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, वर्क एट हाइट और एक्सकेवेशन, अगर इस तरह के वर्क इन्वॉल्व हैं किसी आपके आपके ऑफिस में, तो उन सब में आपको परमिट लेने की जरूरत है। लेकिन अगर इस तरह के वर्क नहीं है तो कोई भी कोल्ड जॉब इन ऑफिस बिल्डिंग में आपको परमिट की जरूरत नहीं है। विजुअल इंस्पेक्शन बाय मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन पर्सनल ऑफ रोटरी और स्टैटिक इक्विपमेंट, अगर कोई इंस्पेक्शन आप करते हैं, जैसे मंथली, वीकली, डेली इंस्पेक्शन आप करते हैं, तो उसमें भी आपको वर्क परमिट लेने की जरूरत नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ ट्यूबलाइट रॉड्स इनसाइड बिल्डिंग, कोई ट्यूबलाइट आपको चेंज करना है बिल्डिंग के अंदर तो आपको जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप कहीं पे रोड पे इसको चेंज करते हैं, किसी बल्ब को या बल्ब को या किसी लाइट पोल में आप काम करते हैं, तो उस समय आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी। गार्डनिंग रिलेटेड जितने भी जॉब हैं, मैनुअल जॉब्स लाइक ग्रास कटिंग विथ हैंड कटर, ब्रांच ट्रिमिंग, कटिंग, इस तरह के काम के लिए आपको वर्क परमिट लेने की जरूरत नहीं है। एनी अदर रूटीन एक्टिविटीज ऑथराइज्ड बाय द फैसिलिटी इंचार्ज, जब हम रूटीन और नॉन रूटीन वर्क का लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, जो फैसिलिटी इंचार्ज जो होता है उसके द्वारा ऑथराइज किया जाता है, तो अगर कोई रूटीन एक्टिविटी है जिसको फैसिलिटी इंचार्ज ने ये वर्क परमिट सिस्टम से अलग रखा हुआ है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। उसमें आपको वर्क परमिट सिस्टम फॉलो करने की जरूरत नहीं है।
जनरल प्रोसीजर क्या है वर्क परमिट लेने का? फर्स्ट, एडहेरेंस टू स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इशुएंस ऑफ वर्क परमिट। जैसे आप किसी कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहां पे वर्क परमिट सिस्टम का कोई स्टैंडर्ड बना हुआ है, कोई गाइडलाइंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडहेयर करना है। जो भी प्रोसीजर है उसको कंप्लायंस ऑफ एग्रीड कंडीशन इन द परमिट ड्यूरिंग वर्क एग्जीक्यूशन एंड क्लोजर ऑफ परमिट। इसमें मुझे ज्यादा टेक्स्ट लिखने की जरूरत पड़ी इस स्लाइड्स में, जो आप देखेंगे जितने भी स्लाइड्स हैं इस वीडियो में। रीजन ये है कि मैं किसी भी वर्ड को चेंज नहीं करना चाहता था। जो भी स्टैंडर्ड में वर्ड लिखा हुआ है मैं एग्जैक्ट सेम वर्ड यहाँ पे आपको शो करना चाहता था। तो कंप्लायंस ऑफ एग्रीड कंडीशन इन द परमिट ड्यूरिंग वर्क एग्जीक्यूशन एंड क्लोजर ऑफ परमिट। परमिट टू वर्क के अकॉर्डिंग जो भी कंप्लायंस है, जिसपे एग्रीड हुआ है, जिसके बेसिस पे आपने वर्क परमिट इशू किया है, तो वर्क एग्जीक्यूशन एंड क्लोजर ऑफ परमिट उसको फॉलो करना है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इशूअर, एक्सेप्टर, एग्जीक्यूटर जिसको हम परमिट दे रहे हैं, जो परमिट एक्सेप्ट कर रहा है, इशू जो वर्क परमिट इशू कर रहा है, एरिया इंचार्ज, एरिया ऑपरेटर, टेक्नीशियन, गैस टेस्टर, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, इन सब का इन्वॉल्वमेंट वर्क परमिट सिस्टम में होता है। Issuer is responsible for and controls the entire work permit process. So, issuer की ये responsibility है to control the entire work permit process. Before filling up necessary details in the work permit, the issuer and acceptor jointly make a risk assessment of the job and agree on the following. तो जिसको हम परमिट दे रहे हैं और इशूअर एंड एक्सेप्टर ये दोनों ज्वाइंटली एक रिस्क असेसमेंट करेंगे जो भी काम कर रहे हैं, और कुछ पॉइंट है जिसपे उनको एग्री करना पड़ेगा, जैसे स्पेसिफिक प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूटिंग द जॉब, प्रिपरेशन रिक्वायर्ड बिफोर द एक्चुअल जॉब इज कैरिड आउट, स्पेशल नीड्स लाइक पीपी, किन किन पीपी की जरूरत है, जनरल प्रोसीजर फॉर वर्क परमिट में आगे जब हम देख रहे हैं तो 3 कॉपी ऑफ वर्क परमिट बनेगा। जब आप वर्क परमिट साइन करते हैं तो उसके 3 कॉपी होते हैं। फर्स्ट कॉपी एक्सेप्टर, एग्जीक्यूटर जो काम करने वाला है उसके पास जाएगा और वो रेडिली अवेलेबल रहेगा वर्क लोकेशन पे, वहां पे डिस्प्ले किया जाएगा, और ये ऑडिट के टाइम में भी उसको चेक किया जा सकता है। जब भी जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है वर्क, उससे जब भी कॉपी मांगा जाए वर्क परमिट का तो वो वहां पे प्रोड्यूस कर पाए। सेकेंड कॉपी ईश्वर के पास रहेगा रिकॉर्ड के लिए, और थर्ड कॉपी सेफ्टी डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जाता है। अगर कोई भी वर्क कंटिन्यू रहेगा बियॉन्ड द स्पेसिफाइड आवर्स, ये रिन्यूअल की हम बात कर रहे हैं, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क और रिन्यूअल फॉर नेक्स्ट डे, ये अलॉड है बेस्ड ऑन अप्रूवल ऑफ स्पेसिफिक अथॉरिटी एंड द टाइप ऑफ वर्क। स्पेसिफिक अथॉरिटी यहां पे प्लांट इंचार्ज हो गया, एंड द टाइप ऑफ वर्क, अगर कोई हाई रिस्क एक्टिविटी है तो रिन्यूअल डिनाई भी किया जा सकता है। अगर हाई रिस्क एक्टिविटी नहीं है और हाई रिस्क एक्टिविटी हो भी और कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है तो भी इसमें इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको रिन्यू किया जा सकता है, बट अप्रूवल चाहिए स्पेसिफिक अथॉरिटी से। वर्क कैन बी स्टॉप एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इफ वर्क कंडीशन आर नॉट कंड्यूसिव। अगर काम अच्छे से नहीं हो रहा है जो कि एग्रीड था एज पर वर्क परमिट, और कंडीशन वहां पे सुटेबल नहीं है उस वर्क के लिए, तो उसको स्टॉप किया जा सकता है। इफ द वर्क कंडीशन डेविएट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट इन द वर्क परमिट, अगर किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है जो कि वर्क परमिट में एग्रीड हुआ था बिटवीन बोथ इशूअर एंड एग्जीक्यूटर के बीच में, प्लांट अथॉरिटी आर रिक्वायर्ड टू ट्रेन द एम्प्लॉय in the work permit procedure to take up various roles as identified in the procedure। तो डिफरेंट टाइप के रोल्स जो इस प्रोसीजर में आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे ईश्वर का है, ऑडिटर का है, आइसोलेटर का है, गैस टेस्टर का है, तो इन सबको ट्रेन करने की जिम्मेदारी प्लांट अथॉरिटी की होती है।
अब हम देखेंगे कि कोल्ड वर्क, इसमें जो वर्क डिफाइन किया गया है इस स्टैंडर्ड में, उसके अकॉर्डिंग कोल्ड वर्क क्या है। कोल्ड वर्क ऐसे वर्क को बोल रहे हैं जो नॉट लाइकली टू प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट कैपेबल ऑफ इग्निटिंग फ्लेमेबल गैसेस। तो ऐसे वर्क को जो कैपेबल नहीं है किसी तरह के हीट, सफिशिएंट हीट को प्रोड्यूस करने का, जो कि किसी भी फ्लेमेबल गैस को इग्नाइट कर पाए, ऐसे सारे सारे वर्क जो हैं कोल्ड वर्क में फॉल करेगा। जिसमें इरेक्शन, रिमूवल ऑफ स्कैफोल्डिंग, इंसुलेशन ऑफ इक्विपमेंट पाइपलाइंस, ये मेनली टाइप ऑफ वर्क है कि कौन कौन सा वर्क है जो कोल्ड वर्क में फॉल कर रहा है। एग्जाम्पल है उस वर्क का, इंसुलेशन ऑफ इक्विपमेंट पाइपलाइंस, पेंटिंग ऑफ इक्विपमेंट और पाइपलाइंस और बिल्डिंग एट टेम्परेचर बिलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कहीं पे पेंटिंग बिलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में हो रहा है किसी इक्विपमेंट और पाइपलाइन और बिल्डिंग में, और वहां का टेम्परेचर लेस देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो कोल्ड वर्क में फॉल करेगा। रूटीन इंस्ट्रूमेंट रिपेयर्स, ट्रबल शूटिंग दैट डू नॉट इन्वॉल्व प्रोसेस आइसोलेशन और वर्क ऑन प्रोसेस ट्रिप्स। अगर कोई रूटीन वर्क है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर्स का, ट्रबल शूटिंग का, और उसमें कोई प्रोसेस आइसोलेशन और वर्क ऑन प्रोसेस ट्रिप्स की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ऐसे वर्क में आप, ऐसे वर्क को आप कोल्ड वर्क में कंसीडर करेंगे। इक्विपमेंट ग्रीसिंग एंड लुब्रिकेशन, condition monitoring of rotary equipment, test to be carried out by maintenance personnel or any other external agency other than the operating personnel। जो बंदा किसी इक्विपमेंट का ऑपरेटर है वो रेगुलर उस इक्विपमेंट को ऑपरेट करता है, अगर उसके द्वारा कोई मेंटेनेंस हो रहा है तो उसमें उसको आप कोल्ड वर्क परमिट में कंसीडर करेंगे। लेकिन अदर देन ऑपरेटिंग पर्सनल अगर कोई कर रहा है तो आप उसको कोल्ड वर्क में कंसीडर करेंगे और वो कोल्ड वर्क परमिट उसको इशू होगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग पर्सनल उसको कर रहा है तो उसको परमिट की जरूरत नहीं है। वर्क ऑन इक्विपमेंट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम, पैनल, यूपीएस सिस्टम, इन्वर्टर, इस तरह के इक्विपमेंट पे जब हम काम करते हैं तो वो कोल्ड वर्क में फॉल करता है। एक्सकेवेशन, डिगिंग, रोड कटिंग, रिमूविंग सॉइल, चिपिंग एंड ग्रेडिंग टू अ डेप्थ लेस देन 30 सेंटीमीटर। अगर डेप्थ लेस देन 30 सेंटीमीटर है, किसी तरह का हम एक्सकेवेशन वर्क कर रहे हैं, डिगिंग, रोड कटिंग, इस तरह का कोई वर्क कर रहे हैं, तो ये कोल्ड वर्क में फॉल करेगा। और इसमें आइदर यूजिंग मैकेनिकल इक्विपमेंट और मैनुअली, बोथ आर अलाउड। अब हम हॉट वर्क में आते हैं। हॉट वर्क को जो डिफाइन किया गया है इस स्टैंडर्ड में, वर्क विच प्रोड्यूसेस हीट स्पार्क कैपेबल ऑफ इग्निटिंग एनी फ्लैमेबल और कंबस्टेबल मटेरियल। तो कोल्ड वर्क में नॉट कैपेबल था और यहां पे क्या है, कैपेबल, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट एंड स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज कैपेबल ऑफ इग्निटिंग एनी फ्लैमेबल और कंबस्टेबल मटेरियल। इसको हम हॉट वर्क बोलेंगे। और इसमें जो एग्जाम्पल है जो दिया गया है इस स्टैंडर्ड के अंदर, वो वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, बर्निंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ब्लास्टिंग, गैस कटिंग, चिपिंग बाय स्पार्क प्रोड्यूसिंग टूल, यूज ऑफ ओपन फ्लेम्स, tar melting, electrical arc of any kind and any other equipment which may create a source of ignition, use of hot plate। ये सारे वर्क हॉट वर्क में फॉल करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही परमिट इशू होगा। हेक्सो कटिंग ऑन इक्विपमेंट, लाइन और वेसल ऑफ हाइड्रोकार्बन सर्विसेज। अगर हाइड्रोकार्बन सर्विसेज का कोई लाइन और वेसल में कोई काम हो रहा है हेक्सो कटिंग से, तो वो हॉट वर्क परमिट उसको इशू होगा। एनी इक्विपमेंट, लाइन और वेसल विच कंटेन एनी एक्सप्लोसिव, कोरोसिव और टॉक्सिक मटेरियल and removed from service for cleaning, repairing, maintaining, reclaiming or discarding in and around workshop to a location where hot work is already permitted। ऐसे काम को हम हॉट वर्क परमिट इशू करेंगे। यूज ऑफ नॉन फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। नॉन फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कौन कौन से यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल में लिया हुआ है, लाइक कैमरास, मोबाइल फोन,
non-intrinsically safe radio pagers etc, use of certain power driven tools like pneumatic concrete breaker, use of equipment operated by internal combustion engine etc inside hazardous area। तो अगर इन सब में से किसी का यूज हम हजार्डस एरिया में कर रहे हैं तो हमें हॉट वर्क परमिट लेने की जरूरत है और हम हॉट वर्क परमिट इशू करेंगे। ऑनलाइन लीक सीलिंग में which includes hot work like drilling in pipelines and equipment, hot tapping involving welding and drilling in pipelines and pressure spray painting। यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो प्रेशर स्प्रे पेंटिंग है वो हॉट वर्क में फॉल कर रहा है, इसके लिए आपको हॉट वर्क परमिट लेने की जरूरत है। अब कुछ ऐसे काम हैं जो हॉट वर्क के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, जो हॉट वर्क का डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, बट स्टिल हमें हॉट वर्क परमिट की जरूरत है ऐसे कामों में। वो सारे काम है वर्क इन्वॉल्विंग रेडियो एक्टिव सोर्सेस, द आइसोलेशन और रीस्टोरेशन ऑफ ए रेडियो एक्टिव सोर्सेस इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मोबाइल एक्सरे रेडियोग्राफी इक्विपमेंट। इसके लिए हमें हॉट वर्क परमिट लेना पड़ेगा। वर्क beneath or adjacent to uninsulated electrical power cables, for example LT HT lines within 3 meter radial distance। वर्क कोई ऐसा काम जो हम अनइंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल पावर्स के नीचे करते हैं, ऐसा कोई अगर काम और नजदीक में करते हैं, एडजेसेंट करते हैं विद इन 3 मीटर रेडियल डिस्टेंस, तो हमें हॉट वर्क परमिट लेने की जरूरत है। अनइंसुलेटेड कन्फाइंड स्पेस वेसल एंट्री, यहां पे कन्फाइंड स्पेस वेसल एंट्री का एक डेफिनेशन दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग एन एरिया विच इज नॉट डिजाइन्ड फॉर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, फर्स्ट कंडीशन ये है, लार्ज इनफ फॉर ए पर्सन टू बॉडीली इंटर इन द एरिया, full body entry and perform the assigned work, and it has limited or restricted means for entry and exit, and it has limited or restricted means for entry and exit and may or may not be enclosed। So ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एरिया इनक्लोज्ड हो, अगर कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी नहीं है, फुल बॉडी एंट्री पॉसिबल है और लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड मींस फॉर एंट्री एंड एग्जिट है, तो ऐसे एरिया को हम कन्फाइंड स्पेस बोलेंगे। और इसके लिए हमें कन्फाइंड स्पेस एंट्री का वर्क परमिट लेना पड़ेगा। पोटेंशियल हैजार्ड क्या क्या होता है कन्फाइंड स्पेस या वेसल में? एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैस वेपर, इनर्ट गैस, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, यहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की जब बात कर रहा है तो लेस देन 20% अगर ऑक्सीजन है वहां पे अवेलेबल, तो ये पोटेंशियल हैजार्ड है। फ्लडिंग ऑफ लिक्विड, ये भी पोटेंशियल हैजार्ड है। स्टीम और एनी अदर हैजार्डस सब्सटेंस और डेवलपमेंट ऑफ हैजार्डस कंडीशन, तो ये सारे पोटेंशियल हैजार्ड हैं कन्फाइंड स्पेस में, कन्फाइंड स्पेस और वेसल एंट्री में। तो कन्फाइंड स्पेस वेसल एंट्री की परमिट किन किन को जरूरत होगी? तो अगर इस स्टैंडर्ड की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग टैंक्स, कॉलम्स, रिएक्टर्स, ऑयल वाटर सीवर पिट्स, कूलर्स, कंडेंसर्स, रिजर्वर्स, पाइपलाइंस, टैंकर ट्रक्स, स्कर्ट ऑफ कॉलम एंड वेसल, फ्लोटिंग रूफ डेक, डक्ट्स, पिट्स, टनल एक्सेट्रा। कॉलम स्कर्ट्स, लार्ज डायमीटर पाइपलाइंस, स्टोरेज टैंक, स्पेयर्स, बुलेट्स, बिन्स, सिलोस, सम्प्स, ट्रेन्स, पिट्स, सीवर्स, फर्नेसेस, फ्लेयर स्टैक्स, गैस टर्बाइन चैम्बर्स, अंडरग्राउंड सर्विस लाइंस, वर्क इन ओपन टाइप वेसल डीपर देन हेड लेवल,
वर्क इन ओपन टाइप वेसल डीपर देन हेड लेवल, अगर हेड लेवल से ज्यादा डीप है तो वो कन्फाइंड स्पेस है। बॉयलर ड्रम्स, सरफेस कंडेंसर, फ्लू डक्ट्स, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग डक्ट्स, डक्ट्स के अंदर अगर कोई काम होगा, फ्लू डक्ट्स के अंदर अगर कोई काम होगा। फॉल सीलिंग एंड फ्लोर्स, मतलब यहां पे सीलिंग के, फॉल सीलिंग की भी बात कर रहा है और फॉल्स फ्लोर की भी बात कर रहा है। डेक ऑफ फ्लोटिंग रूफ टैंक्स एक्सेट्रा, वेयर डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक फ्लेमेबल गैसेस is likely and or the access is difficult during maintenance inspection work। तो ऐसे काम के लिए हम, इस एरिया के काम के लिए हम कन्फाइंड स्पेस वेसल एंट्री की परमिट इशू करेंगे, या फिर जो काम कर रहा है उसके लिए कन्फाइंड स्पेस और वेसल एंट्री की परमिट जरूरी है। अब हम एक्सकेवेशन की बात करते हैं, तो कोई भी वर्क जो ग्राउंड और सॉइल के बिलो 30 सेंटीमीटर बिलो अ सेपरेट परमिट दैट इज एक्सकेवेशन परमिट शैल बी इशूड। अगर कोई 30 सेंटीमीटर से ज्यादा डीप है ग्राउंड और सॉइल, अगर वहां पे कोई काम हो रहा है तो उसके लिए हमें सेपरेट एक्सकेवेशन परमिट लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल वर्क, for carrying out electrical work, positive isolation of electrical energy of power driven equipment is essential। अब इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करना है तो उसके लिए आइसोलेशन होना जरूरी है। वर्क एट हाइट, अगर वर्क एट हाइट परमिट की बात करें, ऐसा कोई भी काम जिसमें मोर देन 1.8 मीटर हाइट पे काम करना है कोई, तो वो वर्क एट हाइट के परमिट में फॉल करेगा। उसके लिए हमें वर्क एट हाइट परमिट इशू करना पड़ेगा। रेडियोग्राफी, फॉर जॉब्स ऑफ रेडियोग्राफी ऑन पाइपलाइंस इक्विपमेंट्स, isolation and restoration of radioactive source is essential। इसमें एक चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब रेडियोग्राफी जो यहाँ पे वर्क डिफाइन किया गया है उसके लिए स्पेशल परमिट की जरूरत होती है, और इस परमिट का जो इशूअर होता है, जो उस एरिया का, जो रेडियोग्राफी वाला एरिया है उसका जो सुपरवाइजर होता है वो इशूअर होता है, ना कि जस्ट लाइक शिफ्ट इंचार्ज जो कि अदर वर्क के लिए एक तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑथराइज किया जाता है प्लांट इंचार्ज के द्वारा। और ये वर्क परमिट स्टैंडर्ड जो है इसको, इसमें जो इसका जो सजेशन है या फिर जो भी चीजें इसमें लिखी गई है उसमें AERB जो है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है, उनको भी दिखाया गया है। साथ साथ फैक्ट्री एक्ट, डायरेक्टरेट ऑफ फैक्ट्री एक्ट जो है उनको भी दिखाया गया है। तो उनके डिस्कशन के बाद ही ये परमिट और उनके एग्रीमेंट के बाद ही ये परमिट इशू हुआ है। वर्क परमिट फॉर्मेट्स, अब आ जाते हैं। एक तरफ तो मैंने वर्क को डिफाइन किया, फर्स्ट स्टेज में हमारा था कि हमने वर्क को डिफाइन किया। अब इस स्टैंडर्ड में एंड में जब आप देखेंगे तो एनेक्सर लगे हुए हैं। कोल्ड वर्क परमिट के एनेक्सर ए हैं, हॉट वर्क परमिट के एनेक्सर बी हैं, कन्फाइंड स्पेस वेसल एंट्री परमिट एनेक्सर सी, एक्सकेवेशन परमिट एनेक्सर डी, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट एनेक्सर ई, परमिट फॉर वर्किंग एट हाइट एनेक्सर एफ, रेडिएशन परमिट एनेक्सर जी। तो ये सारे फॉर्मेट्स जो हैं इस स्टैंडर्ड के एंड में एनेक्सर के फॉर्म में दिया गया है। उसमें डूज एंड डोंट्स, साथ साथ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो हैं, क्या क्या आपको फॉलो करने हैं, वो भी एनेक्सर में मेंशन किया गया है। और जब आप वर्क परमिट इशू करेंगे, जब आप स्टैंडर्ड का फॉर्मेट आप देखेंगे तो उसमें सारे डिटेल्स आपको पर्टिकुलर वर्क के अकॉर्डिंग दिया गया है एनेक्सर वाइज।
कैंसिलेशन ऑफ वर्क परमिट, किसी भी वर्क परमिट को कैंसिल कैसे किया जा सकता है, कब किया जा सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ प्लांट साइट इमरजेंसी सिचुएशन, अगर कोई प्लांट या साइट पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाता है जैसे फायर और कोई और इमरजेंसी, तो उस केस में इमीडिएट वर्क परमिट को कैंसिल किया जा सकता है। एनी एक्सीडेंट एट द परमिट वर्क एरिया, जो परमिट वर्क एरिया वर्क परमिट एरिया है, उस एरिया में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको इमीडिएटली कैंसिल किया जाएगा, उस परमिट को इमीडिएटली कैंसिल किया जाएगा। परमिट कंडीशन आर वायलेटेड, जब ऑडिट हुआ या फिर किसी ने इंस्पेक्शन के दौरान अगर कोई परमिट कंडीशन वायलेशन वहां पे मिला वर्क परमिट एरिया में, तो उस परमिट को इमीडिएटली स्टॉप किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो मैंने कवर करने की कोशिश की। एक प्लांट एचओडी, जो प्लांट एचओडी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइडेंटिफाई ऑल पर्सनल इन्वॉल्व इन द वर्क परमिट सिस्टम एंड ट्रेन एंड वैलिडेट इन कोऑर्डिनेशन विद एचओडी सेफ्टी। तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी पर्सनल जो कि वर्क परमिट सिस्टम में इन्वॉल्व है उनको एक तो आइडेंटिफाई करे, जैसे ईश्वर हो गया, आइसोलेटर हो गया, गैस टेस्टर हो गया, तो इन सब लोगों को वो आइडेंटिफाई करे, उनको ट्रेन कराए और वैलिडेट करे। किस किस कोऑर्डिनेशन में, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेफ्टी के। द प्लांट एचओडी विल पब्लिश द लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। फिर जब ट्रेनिंग हो गई, वैलिडेट हो गया, उसके बाद वो लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन पब्लिश करेंगे इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आफ्टर ड्यू वैलिडेशन एंड ट्रेन। अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेफ्टी का क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पीरियोडिक रिव्यू एंड अपडेटिंग ऑफ वर्क परमिट प्रोसीजर, प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग मटेरियल एंड डेवलप प्रोसीजर फॉर वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ वेरियस सिग्नेटरीज। तो ट्रेनिंग साथ साथ प्रोसीजर को रिव्यू करना, ट्रेनिंग मटेरियल बनाना और ऑथराइज करना जो लोग वर्क परमिट सिस्टम में इन्वॉल्व है। शैल अरेंज टू ट्रेन एंड वैलिडेट ऑल पीपल इन्वॉल्व इन द साइनिंग ऑफ वर्क परमिट प्रोसीजर। ट्रेनिंग, रिव्यू एंड वैलिडेशन, ऑथराइजेशन, अरेंज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग वैलिडेटिंग पीपल आइडेंटिफाइड एज ऑडिटर्स ऑफ द प्रोसीजर। इसके अलावा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, वैलिडेट करना है और आइडेंटिफाई करना है एज पर प्रोसीजर कि कौन ऑडिट करेगा आपके वर्क परमिट सिस्टम को। अब हम ऑडिट की जब बात करते हैं तो इस स्टैंडर्ड में ऑडिटर ऑथराइज्ड बाय द प्लांट एचओडी और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेफ्टी विल ऑडिट द वर्क परमिट्स। तो सबसे पहले ऑडिटर को ऑथराइजेशन चाहिए आइदर फ्रॉम प्लांट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और फ्रॉम द हेड ऑफ द सेफ्टी। चेकलिस्ट विल बी डिप्लॉयड फॉर यूज बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सेफ्टी, और एचओडी सेफ्टी जो है वो चेकलिस्ट एक डेवलप करके उस ऑडिटर को देंगे और उसके अकॉर्डिंग वो ऑडिट करेगा, जिसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, एग्जामिनिंग परमिट्स इन द बुक टू सी इफ दे आर फिल्ड इन करेक्टली एंड द राइट प्रिकॉशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाय एग्जामिनिंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब एंड इंश्योरिंग दैट इट कंप्लाइज विद व्हाट इज एड्रेस्ड। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है। अब जो फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट शैल बी रैंडम, रैंडमली ऑडिट हो सकता है लेकिन एटलीस्ट वंस अ वीक इसमें रिकमेंड किया गया, एटलीस्ट वंस अ वीक होना ही चाहिए। रिकॉर्ड्स, जब हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं परमिट सिस्टम में, तो उसमें जो ओरिजिनल एक्सेप्टर कॉपी ऑफ ऑल क्लोज्ड परमिट, जितने भी ओरिजिनल कॉपी हैं जो हमने एक्सेप्टर को दिया था, जब परमिट क्लोज हो जाता है तो उस कॉपी को एटलीस्ट 1 मंथ के लिए रिकॉर्ड में रखना है, केप्ट बाय द इशूअर। और किसकी जिम्मेदारी है ये, इशूअर की जिम्मेदारी है कि वो एटलीस्ट 30 डेज के लिए उस
परमिट को अपने रिकॉर्ड में रखें। तो थैंक यू सो मच, आप इतने देर तक मेरे साथ बने रहे। उम्मीद है आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि आपने स्टैंडर्ड को एक तरह से पूरा रिव्यू टाइप का कर लिया है, आपने कवर कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फायर सेफ इंडिया बाय MK। थैंक यू।